अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 3 साल होने को आए हैं और 3 साल से एक ही बात कही जा रही है कि एनर्जी सेक्टर में जितनी भी खराबियां हैं उसके ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत है। लेकिन जो मौजूदा गुज़श्ता चंद दिन से हीट वेव है, मुल्क में गर्मी है, उस दौरान बिजली की लोड शेडिंग के साथ गर्मियों में पहली दफ़ा गैस की लोड शेडिंग भी हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तवानाई। और ये जो 2017 में जब तवानाई की वजारत बनी तो ये पहले मुकम्मल वफाकी वज़ीर हैं जो तवानाई के आए हैं। हमाद अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। शुक्रिया जी। हमाद साहब, एक तो ये सवाल है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, क्योंकि आपकी हुकूमत तो यही कहती आई है कि बिजली के इतने प्रोजेक्ट लगा दिए गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है गुज़श्ता चंद दिन से, बिजली का भी बहरान है, गैस का भी बहरान है, तो वजह क्या है और क्यों एकदम ये क्राइसिस पैदा हुआ है? शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। देखें, इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको बरूए कार लाने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए, मसलन फ्यूल। अब हमारे 2 RLNG के टर्मिनल्स लगे हुए हैं जो हमारे अक्सर गैस के प्लांट्स को चलाते हैं। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें शिक है कि 15 साल में 2 मरतबा उनकी ड्राई डॉकिंग होनी है, यानी एक जहाज़ जाएगा और दूसरा उसकी जगह आएगा। इस दौरान कोई 5 से 6 दिन का एक चेंज ओवर का टाइम होता है, जिस दौरान हमारे जो गैस के प्लांट्स हैं उनको RLNG की सप्लाई जो है वो असरअंदाज हो जाती है। तो वो हमारा टाइम आ गया और बदकिस्मती से वो इस साल पीक टाइम पे आ गया। और उसकी वजह ये थी कि फ़्रांस की एक बैनुल अक़वामी कंपनी है, उसने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दे दी कि भाई 30 जून के बाद इस प्लांट को चलाना सेफ नहीं है। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम इस तरफ जाएं। नहीं तो ये तो कंपनी ने तो लिखा था कि मार्च में करा लें, मार्च में क्यों? नहीं, मार्च में नहीं लिखा था। मार्च तक उनके पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल थी और मार्च के बाद उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। लास्ट एक्सटेंशन जो उनको मिली वो 30 जून को। ऐसे नहीं है कि उन्होंने हमें लिखा हो कि जी हमने मार्च में ये काम करना है। तो एक तो ये वजह हुई, और लेकिन ये प्रोसेस जो है ये कोई 4 से 5 दिन का है, जिसमें से अक्सरियत टाइम गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा गैस अब हमें वहाँ RLNG मिलना भी शुरू हो गई है दूसरे प्लांट से। दूसरी वजह मुकम्मल कब तक बहाल हो जाएगा? ये पीर तक जी इंशाल्लाह। इससे कितनी बिजली ऐड होगी? इससे तकरीबन हमारा ख्याल है 2000 मेगावाट मजीद ऐड हो। ठीक है। इस टाइम शॉर्टफॉल कितना है? इस टाइम शॉर्टफॉल जो है वो इससे कम है थोड़ा सा, इससे तकरीबन इतना ही आप समझ लें। इससे इस वक्त आज हम देख रहे हैं वो तकरीबन शॉर्टफॉल जो आया था वो इतना ही है। लेकिन शॉर्टफॉल की वजह सिर्फ ये नहीं है, ये RLNG प्लांट नहीं है, ये सिर्फ इसका 50% हिस्सा है। जो दूसरा 50% हिस्सा है वो ये है कि इसी टाइम पे बदकिस्मती से पिछले 2 हफ्ते में तरबेला डैम के अंदर जो पानी आ रहा था वो बहुत कम हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 15 जून को 220 क्यूसेक्स पानी आ रहा था और उसके बाद वो सडनली 3 दिनों में कम होकर 90 क्यूसेक्स हो गया, क्योंकि ऊपर पहाड़ी इलाकों में ठंड पड़ गई। लेकिन अब वो भी, उसकी फ्लोज भी बेहतर हो गई और हमारा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों लास्ट मैं देख रहा था, लास्ट ईयर जो पन बिजली की आपकी टोटल पैदावार थी इस वक्त, आज के दिन के वक्त, वो 6200 थी और आज 5200 है। तो ये तो 1000 मेगावाट का फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं। ये आपका जो तरबेला डैम है वो 5000 मेगावाट बिजली बनाता है, इस वक्त वो सिर्फ 1300 मेगावाट बिजली बना रहा है। तो वो सिर्फ 80% अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है जो तरबेला डैम है। और अगर आज तरबेला डैम पूरी कैपेसिटी पे चल रहा हो और RLNG की ड्राई डॉकिंग भी हो रही हो तो हमें कोई इतना बड़ा मसला ना आए। ये जो दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठे हुए, लेकिन बहरहाल RLNG के लम्बे से मरहले से हम गुजर गए हैं। वो 4 से 5 दिन का तात्तुल था जिसको हमने कवर कर लिया और हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। अब तरबेला डैम के फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं और जितनी शॉर्टफॉल आनी थी उसका अक्सरियत हिस्सा हमने दूसरे प्लांट्स चला के कवर किया है ताकि कम से कम लोड शेडिंग ना करनी पड़े। गैस की किल्लत क्यों है? गैस की किल्लत इसलिए कि जितने 4-5 दिन RLNG की वो तातुली आई, यानी कि उसके अंदर स्टॉपेज आई, सस्पेंशन आई, क्योंकि एक जहाज़ हट रहा था अपनी जगह से और दूसरा लग रहा था। तो जो गैस के पावर प्लांट्स हैं उनको 70% हमने लोकल गैस डाइवर्ट की, उसकी वजह से ये गैस की आई। लेकिन ये भी हमने 4 से 5 दिन के अंदर इस पे काबू पा लिया। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो हमारी जो लोकल गैस है उसमें जो इंटरनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं वो तकरीबन सारी भाग गई हैं इधर से, और एक ENI थी वो भी चली गई है। और उसकी वजह, जो मैं तो खुद इस सेक्टर को देखता हूँ, कोई आपने इस सेक्टर को तवज्जो नहीं दी। लोकल जो आपकी एक्सप्लोरेशन है गैस की, उसको इंसेंटिव देने के लिए 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। $6 की वो है, आप $12-13 की LNG ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। और लगता यह है कि जो एक माफिया है जो LNG को, मैं ये नहीं कह रहा कि मिनिस्ट्री में बैठा है, प्राइवेट सेक्टर भी है, आपको पता है किस तरह नज़र है। इसको किस तरह देखते हैं जब तमाम कंपनियां भाग रही हैं? आप तो अभी आए हैं,
लेकिन आपकी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी भी है, हुकूमत भी है, तो क्यों 3 साल के दौरान ऐसी पॉलिसी नहीं ला सके कि जिससे इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे आएँ और हमें एक सस्ती गैस मिले, डोमेस्टिक गैस मिले, और $6 भी नहीं है, उसमें भी 40% आपका टैक्सेस में वापस आ जाता है। देखें, इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो जितना रिच डेटा हमारी लोकल कंपनीज़ के पास है, ये सारी डेटा की गेम होती है एक्सप्लोरेशन, वो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के पास नहीं है, लेकिन उस पर अब हम काम कर रहे हैं कि डेटा का डिस्क्लोजर जो है उसको बेहतर बनाया जाए। दूसरी वजह ये है कि पिछले आप 3-4 साल में देखें तो अब तो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन पीछे करके बहुत नीचे चली गई थी एनर्जी प्राइसेस, और बहुत सारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हैं उनकी दिलचस्पी एक्सप्लोरेशन में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अक्सर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में कम हो गई। इसकी एक और वजह यह भी है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉसिल फ्यूल से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। कोल और सारी वेस्टर्न दुनिया जो ज़्यादा कंज्यूम करती है एनर्जी, वो कोल से और ऑयल से आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही है और रिन्यूएबल्स की तरफ जाती जा रही है। इरादा है कोई इस तरफ आने का कि इनको इंसेंटिवाइज? बिल्कुल है। अभी हमने बजट के अंदर रिफाइनरी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, और हम इसके अलावा जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी एक लोकल रिफाइनरी का, दुनिया की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, उसके साथ एक कोलैबोरेशन होएगा इस रिफाइनरी पॉलिसी आने के बाद। तो उससे दूसरा, हमारी जो अपनी लोकल कंपनीज़ भी हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इनकी एक्सप्लोरेशन को मैसिवली अपस्केल करें। ये बेसिकली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ आप समझ लें, जिसमें गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो इनका एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बोर्ड बैठता है। लेकिन अब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप अपनी नए फ्रंटियर रीजन्स में जाके एक्सप्लोरेशन करें, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, हमारे लोकल गैस के ज़खायर पिछले 10 साल में बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं, और वो बहुत कम हो गए हैं। एक वक्त था कि गैस काफ़ी थी पाकिस्तान में, अब हमारे लोकल गैस के रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं, और वो जो गैप है वो RLNG फिल कर रहा है, और RLNG महंगी है, तो क्यों ना, और उस पर हमारे डॉलर भी खर्च होते हैं, तो क्यों ना हम अपनी लोकल गैस जो है उस पर करें। कुछ 2 साल में बेहतरी आई है एक्सप्लोरेशन में, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। आपने चेक किया कि अभी भी कितने गैस डिस्कवरीज हैं जिनको प्राइस अभी तक नहीं मिल सकी ओगरा से? जी बिल्कुल, उस पर भी हम काम करें, वो कुछ हैं और उस पर बहुत सारा काम हुआ भी है। मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है, ये भी चेंज होने वाला है, कि जिस तरह हम एक वेल हेड को प्राइस करते हैं, जिस तरह उसकी, क्योंकि बहुत सारे वेल्स हैं जो हम फिर छोड़ भी देते हैं क्योंकि उसकी प्राइसिंग प्रॉपर नहीं होती, जबकि शायद अगर प्राइसिंग उसकी ठीक हो तो वहाँ से भी हम गैस निकाल सकते हैं। तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, और ये सिर्फ प्रोड्यूसर या एक्सप्लोरेशन के एंड पे नहीं है, ये कंज्यूमर के एंड पे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम जो तवानाई से मुताल्लिक दीगर इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मैं दोबारा बिजली की तरफ आऊँगा क्योंकि वो इस वक्त ज़्यादा क्रिटिकल इशू है। एक तो ये बताएं कि इस वक्त आपकी डिमांड क्या है और आपके पास सप्लाई क्या है, और आपकी कैपेसिटी कितनी है आपकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि उसको आप कैच कर सकें। अगर आपके पास सरप्लस है भी तो आपके पास ऐसा सिस्टम है सही कि उसको आप ट्रांसफ़र कर सकें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी 12 महीने की औसतन डिमांड कुछ 16,000 मेगावाट है, लेकिन इन 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, जुलाई का और जून का महीना, जिसमें आपकी डिमांड 25,000 मेगावाट तक चली जाती है। यही डिमांड पहले पिछले सालों में 23,000 तक जाती थी, लेकिन अब 25 तक जाती है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है और आबादी की ग्रोथ हुई है। अब इस 25,000 मेगावाट, ये जो 2 महीने के लिए है और औसतन 16,000 मेगावाट है, इसके अगेंस्ट जो डिपेंडेबल कैपेसिटी है वो 33,000 मेगावाट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 33,000 एक टाइम पे बरूए कार ला सकते हैं। एक टाइम पे आप बरूए कार 24,000 मेगावाट या 24,500 से ज़्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी इतनी है। अब ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमने 4,000 मेगावाट बढ़ाई है पीटीआई गवर्नमेंट ने आके पिछले 2 साल में। हमने मटियारी लाइन जो है, मटियारी तो नून लीग ने शुरू किया नहीं, नून लीग ने सिर्फ दस्तखत किए थे, नून लीग ने सिर्फ दस्तखत किए थे और वो कागज़ पड़े थे। उस प्रोजेक्ट को आके उसकी फाइनेंशियल क्लोज हुआ था, लेकिन उसकी मुकम्मल कंस्ट्रक्शन हमारे दौर में। उसके अलावा एनटीडीसी ने बेशतर अपग्रेड्स को अपग्रेड किया, बेशतर एचटी और एलटी की लाइंस को अपग्रेड किया। मतलब 40-50 अरब साल का तो खर्चते रहे हैं ना पिछले 2 साल में ये ट्रांसमिशन, जिसके नतीजे में
आप 19,000 मेगावाट से आज आप 24,000 मेगावाट के करीब आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी पिछले 2.5 साल में पहुंची है हमारे दौर में। और हम चाह रहे हैं कि अगले 2-3 साल में इसको 10,000 मेगावाट और बढ़ाएं अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी। कौन सा प्रोजेक्ट है पाइपलाइन? ये एनटीडीसी के जो हमारे जितने HT-LT के ग्रिड्स हैं इनकी अपग्रेडेशन है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी अपग्रेडेशन है। इसी के ज़रिए ये होएगा, क्योंकि जो हमारे जहाँ जहाँ पे ट्रांसमिशन के बॉटलनेक्स हैं वो फरसूदा निज़ाम की वजह से हैं। तो ये जो हमारा एक जाल बिछा हुआ है ग्रिड्स का पूरे पाकिस्तान में, B4 के ग्रिड्स हैं। आपका लाहौर है सर, लाहौर में कई ग्रिड ऐसे हैं जो आज अभी भी जो जिनका 400 अगर मेगावाट का है तो वहाँ पे जो प्रेशर है 600 मेगावाट का, वो नहीं कर सके अब 3 साल में, तो बाकी नहीं। ये देखें, जो बिगाड़ 70 साल का है वो सारा ट्रांसमिशन का जो निज़ाम जिसको निगलेक्ट किया गया, आपको पता है पिछली गवर्नमेंट की भी पूरा फोकस पैदावार पे था, ट्रांसमिशन पे नहीं था। तो वो सारा आप 2.5 साल में तो नहीं कवर कर सकते थे, लेकिन उसकी अक्सरियत को हम इंशाल्लाह अपने 5 साल के टेन्योर में कवर कर पैदा करना मुश्किल है या उसकी ट्रांसमिशन मुश्किल है? देखें, बिजली पैदा दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रांसमिशन जो है वो ज़रा एक ज़्यादा मेहनत तलब और टीडियस काम है। और जनरेशन में जो है आप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, आपने फाइनेंशियल क्लोज देना होता है, बाकी सारा काम वो कर रहे होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है और आप सिर्फ पैसे दे रहे होते हैं। तो वो ये एनटीडीसी का काम है, ये गवर्नमेंट ने खुद करना होता है। तो इन दोनों के चैलेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है जो समझने वाली कि इन दोनों को इन पैरेलल चलना चाहिए। हमारे मुल्क में माजी में ये इन पैरेलल नहीं चले, पैदावार ज़्यादा लग गई। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपने एक्सेस कैपेसिटी की बात की, हमारी इस वक्त मैंने आपको बताया औसतन तलब है 16,000 मेगावाट, जो 10 महीने में 12 महीने में करती है, और 2 महीने में हम 25,000 पे जाते हैं। जो हमारी पाइपलाइन है जो नून लीग बना के गई है टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो अगले 8 साल में 26,000 मेगावाट की है। यानी जितनी अभी हमारी 2 महीने की पीक कैपेसिटी है उससे दुगनी से भी ज़्यादा, और हमारी औसतन 16,000 है और हम 26,000 मेगावाट ऐड कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो ऑफ ग्रिड हज़ारों मेगावाट आना है उसको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा इसके अंदर। तो कैपेसिटी का एक इशू है और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि सिर्फ बिजली नहीं, सस्ती बिजली बने और हमारी जो तरसील का निज़ाम है वो ठीक होए, और जो फरसूदा निज़ाम है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिलायंस को लोकल फ्यूल्स पे लेके आए जिसकी लॉजिस्टिक्स भी आसान है। 3 साल में कोई 1 मेगावाट आपने ऐड की है सस्ती बिजली? बिल्कुल ऐड की है। कौन से? हमने जो विंड के प्रोजेक्ट्स हमने ऐड किए हैं, रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स हमने ऐड किए हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपके पुराने कमिटेड प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो कि महंगे हैं, जिनको मतलब आप ये देखें कि आपका 40% पूरे साल में बिजली घर तो बंद पड़े होते हैं, उनको आप किराया दे रहे होते हैं बंद करने का, ऊपर से हम मजीद ऐड करी जाएं बिजली जिसका हम किराया दे रहे हो, तो उसका किराया नहीं, ये जो टैरिफ आता है नेपरा जो डिटरमिन करता है जब एक प्रोजेक्ट लगता है, तो उसमें कैपेसिटी पेमेंट इनबिल्ट होती है जी। तो फिर ऐड कैसे होता है? ये तो जो टैरिफ में डिफरेंस आता है वो ऐड। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक आपके टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि टेक और पे का मुराद ये है कि बिजली घर चले या ना चले आपने उससे पेमेंट लेनी है, और टेक एंड पे ये है कि सिर्फ जब आप बिजली लेंगे तो आप तब उसको पेमेंट करेंगे। हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो नए लगे हुए हैं पिछली गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं वो टेक और पे हैं, यानी चलें या ना चलें आपने उनको, और जिस तरतीब से वो लगे हुए हैं उससे एक्सेस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पैदा हुई है और आने वाले सालों में मज़ीद होने वाली है। 2013 में मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि 180 अरब के करीब कैपेसिटी पेमेंट्स थी। जब हम आए ये 450 अरब हो चुकी थी, इस वक्त कोई 750 अरब के करीब हैं, और 2023 में ये 1300-1350 अरब होएंगी, और 2028-29 में इससे कई गुना ज़्यादा होएंगी जब वो 26,000 मेगावाट भी आएंगे। इस पर भी आता हूँ, जो आपकी इस टाइम इकानमी की सूरत हाल है, 4% ग्रोथ हुई है, 18% रेवेन्यू ग्रोथ है, एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ है, नेक्स्ट ईयर अब 5% कह रहे हैं, रेवेन्यू 20% से ज़्यादा ग्रोथ है, तो आपकी तो बिजली की डिमांड उस हिसाब से बढ़ेगी। तो आपको क्या, किस तरह उसको, आप आज क्राइसिस आ गया है तो आगे किस तरह मैनेज? नहीं, ये जो क्राइसिस आया है ना, इसकी वजह इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है, इसकी वजह ये है कि जो आपके गैस प्लांट्स को फ्यूल देता है टर्मिनल, वो टर्मिनल जो है 15 साल में 2 दफ़ा मरम्मत होना है, उसकी मरम्मत 5-6 दिन के लिए होती है, वो ये उसकी वजह से है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है उसके अंदर पानी की सप्लाई कम है। अब किसी मुल्क में जितनी भी स्पेयर कैपेसिटी हो और पीक सीजन में अगर आपके उस मुल्क का सबसे बड़ा डैम 25% कैपेसिटी पे चल रहा है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हमारी कोशिश ये तो आप बता रहे हैं ना कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो बिजली का सिस्टम है वो रिस्टोरेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कुछ ये जो आपने LNG की बात की है, कोई आपकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नए टर्मिनल के हवाले से, वज़रा के नाम तो नहीं बताए, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोगों से रिश्वत मांगी गई है, कमीशन मांगी जा रही है और इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट को गो हेड नहीं दिया गया।
तो ये डिसीजन किसने किया है कि एलएनजी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ताबिश गौर ने कहा है कि मैंने मना किया था, उसको रिफ्यूज़ किया था एक टीवी प्रोग्राम में। नहीं देखें, ये तो 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है नए RLNG टर्मिनल लगने के ऊपर, और हम चाह रहे हैं कि इस मरतबा जो टर्मिनल लगे वो टेक और पे नहीं, टेक एंड पे बेसिस पे लगे। मुस्लिम लीग नून ने जो 2 टर्मिनल्स लगाए थे वो टेक और पे बेसिस पे थे, और उस पर जो लोग आज ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी कोई वज़ीर हैं और पोर्ट्स की बात हो रही है कि जी पोर्ट की ज़मीन थी जो उन्होंने, जैसे वो जो साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर ख़ुद बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और नैब के केसेस चल रहे हैं, और वो ना नाम लेते हैं ना कोई सबूत देते हैं, और ना खुल के बात करते हैं। तो लगता है ऐसे है कि वो अपने केस से अटेंशन डिवर्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। और अमूमन मैंने देखा है आजकल वही साहब मुख्तलिफ टीवी स्टेशनों पे या पार्लियामेंट में बैठ के गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम जो तवानाई से मुताल्लिक़ दीगर इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आप आए तो अभी हैं, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री का जो रोल है वो एज ए रेगुलेटर एंड पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन 3.25 साल में अगर आपने कुछ ब्रीफिंग ली हो तो आप 10 डिस्कोज हैं आपके, 10 डिस्कोज में किसी एक का परमानेंट CEO नहीं लगा सके, और ऑपरेशनल मैटर भी ये मिनिस्ट्री देख रही है। उसकी वजह क्या है? क्या इससे गवर्नेंस बेहतर हो सकती है? वजह क्या है कि इस फेलियर की कि आप 3.25 साल के दौरान एक भी डिस्को का परमानेंट CEO नहीं लगा सके और जूनियर लोगों को चार्ज दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। CEOs बड़े अच्छे भी रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी रिकवरीज में भी इंप्रूवमेंट आई है और TND लॉसेस में भी इंप्रूवमेंट आई है, और ये डेटा मौजूद है। अब हमने क्या किया है कि पहली मरतबा एक बोर्ड्स बने हैं हर डिस्को के, जिसके अंदर प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर से लोग लगाए गए हैं, और इन बोर्ड्स के कहने के ऊपर अब CEOs को एक एक करके डिस्कोस के अपॉइंट किया जा रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी प्रोफेशनली काम हुआ। डिले भी और, तो कितना और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, और एक टाइम ऐसा होता था पिछली गवर्नमेंट्स में कि जो लाइनमैन भी चेंज होता था उसकी डायरेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जाती थी। अब आप जाके देखें नीचे डिस्कोस जो हैं उनको हमने मुकम्मल ऑपरेशनली अथॉरिटीज डेलीगेट की हुई है। कितने लग गए हैं परमानेंट? अब हम सारे ही परमानेंट लगा रहे हैं एक एक करके। जो हमने प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाए हैं जो 2 महीने पहले नोटिफाई हुए हैं, उनकी तरफ से अब हमें जितनी रिकमेंडेशंस आ रही हैं CEOs की, हम वो रिकमेंडेशंस वैसे ही मिनिस्ट्री की बगैर किसी मुदाखलत के कैबिनेट के पास लेके जाते हैं, समरी प्लेस करते हैं, और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हम CEOs लगा देते हैं। तो हमारा अब ऑपरेशनली हमने अपने आप को पीछे कर लिया और उनको हमने अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया। वजह क्या थी कि इतने डिले क्यों हुए ये? देखें, एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जो पहले से चला आ रहा था बोर्ड्स की सिलेक्शन के ऊपर। पहले बोर्ड्स की जो कॉम्पोजिशन होती थी वो भी एक खेल का मैदान बना हुआ था, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सियासी लोग भी और दूसरे भी अपनी सिफारिशें करते थे। रिटायर्ड लोग आके वहाँ बैठ जाते थे और वो वहाँ पे फिर दोबारा सिस्टम में शामिल हो जाते थे। तो हमने अब उस सिस्टम को चेंज किया है। एक रेजिस्टेंस भी थी, लेकिन बहरहाल अब वो सिस्टम इन प्लेस है। सारे बोर्ड्स अपॉइंट हो गए हैं, और अब उन बोर्ड्स के कहने पे CEOs अपॉइंट हो रहे हैं। किसी किसी जगह हो गए हैं, किसी किसी जगह रह गए हैं। अच्छा, ये जनकोज आपने एक जो पॉलिसी बनाई थी कि जनकोज जो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो पुराने हो गए हैं, वो बंद कर रहे हैं, वो बंद हो गए हैं? कितने हैं वो? मेरे 2 से 3 है वो। कितनी कैपेसिटी के हैं वो? कैपेसिटी भी मेरे उनके एम्प्लॉय कितने हैं सर? जी, एम्प्लॉयज़ उनके को 3 से 4 हज़ार हैं जहाँ तक मुझे याद है। उनका क्या डिसीजन? उनको हम बाकी डिस्कोज में मर्ज कर रहे हैं जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। ठीक है, तो वो या उनको कोई ले ऑफ तो नहीं किया? नहीं, ले ऑफ नहीं कर रहे, वो काम करेंगे महकमे में, लेकिन डिस्कोज में काम करेंगे। अच्छा, सर्कुलर डेट पे आप आ जाएं, क्योंकि आप उस पर जिक्र भी कर रहे थे। 2018 में सर्कुलर डेट जो था वो तकरीबन 1200 के करीब था अप्रैल में, और इस वक्त 2600 क्रॉस कर रहा है तकरीबन। आपने 5 रुपये 80 पैसे जो बेसिक टैरिफ है उसमें भी 3.25 साल में इजाफा हुआ है, और उमर अयूब साहब बार बार भी आपको पता कहते रहे हैं कि हर महीने हम 12 अरब कम कर रहे हैं। वो कम तो हुआ नहीं है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और टैरिफ भी आपने बढ़ा दिया है। इसकी क्या वजह है? देखें, दो वजूहत हैं। एक तो सर्कुलर डेट का स्टॉक है कि जो उसका हुजम जो आप कह रहे हैं कि 2500 अरब के करीब पड़ा है, वो अपनी जगह पड़ा है। एक उसका फ़्लो है, यानी उसमें इजाफा कितना हो रहा है, और इजाफा इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि 2013 में आप 180 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स करते थे, आज 2021 में आप 750 अरब कर रहे हैं। तो एक इजाफा उसमें आ रहा है सर्कुलर। पहले
जो हम इसमें कम करेंगे, पहले इसके इजाफे को ज़ीरो पे लेके जाएंगे कि इसका हुजम जो है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो, और फिर इसके हुजम को हम एड्रेस करेंगे कि ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको कैसे रखना है। अच्छी बात ये है कि जब हम आए थे तो सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा था 450 अरब सालाना, ये नून लीग के आखिरी साल में। इस साल उसमें इजाफा हुआ है 177 अरब सालाना। तो और ये इस चीज़ के बावजूद हुआ है कि जब हम पहले साल आए थे उसकी बनिस्बत इस साल हम 400 अरब रुपए ज़्यादा दे रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में सालाना। 400 अरब रुपए सालाना कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा देने के बावजूद सर्कुलर डेट का जो इजाफा है वो 450 अरब से कम करके हम 177 अरब पे ले आए हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि इसको मज़ीद कम करें और कोशिश करें इसे सिफर पे लेके जाएं, और फिर जो हुजम रह जाएगा। सर मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने टैरिफ में इजाफा नहीं करना, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं टैरिफ में इजाफा नहीं करना। इस वक्त भी जो गैप है, जो डिसीजन आए हुए हैं 4 रुपये से ऊपर के आए हुए हैं, आपने नज़रसानी की पिटीशन भी दायर कर दी है कि अक्टूबर से हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हाउ इट पॉसिबल कि जब आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये तो सर्कुलर डेट मज़ीद बढ़ेगा, या आप ये लोन लेके पे करते रहेंगे? तो उसके 2-3 तरीके हैं ना। एक तो ये है कि हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी हमने कम किया, TND लॉसेस कम किए, रिकवरीज को हमने इम्प्रूव किया। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि अपनी खपत बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इंडस्ट्रियल पैकेज हम लेके आए, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री को रात दी मज़ीद बिजली कंज्यूम करने की। इंडस्ट्री हमारा बेस्ट कस्टमर है, 99% रिकवरी होती है वहाँ से। तो उससे ये फ़र्क पड़ा है कि इस साल आपकी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पिछले साल से 15% ज़्यादा है, और ओवरऑल बिजली की खपत जो है वो 6% ज़्यादा है। वो बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। हाँ, तो ओवरऑल बिजली की खपत 6%, और इस ओवरऑल के अंदर इंडस्ट्री की खपत जो है वो 15% ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। जितनी आपकी खपत ज़्यादा होगी उतनी आपकी सर्कुलर डेट के इजाफे में कमी आएगी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी ऊपर जा रही हैं, उसी तरह हम जो इजाफा है इसमें खपत में वो भी हम साथ है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम कर लें इकट्ठी तो फिर हम इंशाल्लाह इसको बेहतर कर। जो अगर नहीं बढ़ाते तो उससे सर्कुलर डेट पे असर नहीं पड़ेगा आपके? टैरिफ हमें देखें, हमने इस साल तो ये कोशिश की है कि हम इस साल हम इंशाल्लाह ताला हमारी आज़म है कि हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि टैरिफ बढ़ाने से खपत बढ़ने के अंदर भी एक डिमिनिशिंग इफेक्ट आता है। तो हमारा फ़िलहाल ये पॉलिसी है कि हम इसकी खपत के ऊपर फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और मैंने आपको बताया कि 6% ओवरऑल और 15% इंडस्ट्री में वो बढ़ी है। तो वो तो आपने जो पिटीशन दायर की है उससे तो ये बताया आपने कि अक्टूबर में हमने इंक्रीज़ वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं जो आती हैं और लग जाती हैं। अक्टूबर में एक बहुत मेजर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है जो एक्सपायर हो रही है, और उसी टाइम पर जब लगेगी तो उससे ये होएगा कि कंज्यूमर को, सारिफ को महसूस नहीं होएगा कि उसका टैरिफ बढ़ा है, क्योंकि जितना बढ़ा रही हैं उतना ही क्वार्टरली टैरिफ जो है वो खारिज भी हो रहा होएगा। लेकिन ये सार्फिन से ज़्यादती नहीं है कि आप जो पे ऑफ करते हैं सर्कुलर डेट लोन लेके, वो आप उसको टैरिफ में शामिल कर लेते हैं? नहीं, देखें, जो किस चीज़ को टैरिफ में शामिल कर लेते हैं? वो जो आपका लोन है वो सारा टैरिफ में जाता है, पिटीशन में देते हैं आप साथ जाके। इशू क्या है? इशू ये है कि हम बिजली महंगी खरीद रहे हैं और कंज्यूमर को सस्ती बेच रहे हैं। एक्चुअली 1.5 से 2 रुपए का फ़र्क है कि जो औसतन हम यूनिट बिजली घरों से ख़रीदते हैं और जो हम लोगों को देते हैं, तो उसमें एक सब्सिडी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट भी अराइज करती है। अभी जो आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे, तो आपको जो सब्सिडी मिली है, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, क्योंकि वो मैच नहीं कर रही आपके जो डिफरेंस है। तो हाउ इट पॉसिबल कि आप पिछले साल से वो ज़्यादा है जो हमें सब्सिडी मिली है, और कभी भी वो मैच नहीं करती। वो भी एक वजह है सर्कुलर डेट बनने की कि जो सब्सिडी मिलती है वो कभी भी मैच नहीं करती। लेकिन ये है कि इस साल एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले साल से वो ज़्यादा उन्होंने फाइनेंस ने दी है। अच्छा, वो IPPs की आप बात कर रहे थे, IPPs में एक तो 2002 की रह गई थी, उस पर आपने अमेंडमेंट करनी थी, वो अमेंडमेंट हो गई हैं? अमेंडमेंट्स उनके साथ जो कमेटी ने रीनेगोशिएशन किया वो हो गई हैं, और अब वो समरी जानी है अप्रूवल के लिए कैबिनेट में। और हम ऑलरेडी जो 3 पॉलिसीज़ हैं, 94 की, 96 की और 2006 की, उनको हम पेमेंट कर चुके हैं। इनकी कितनी पेमेंट होनी है? इनकी कोई, मेरा ख्याल है जितनी पेमेंट हुई है उसका आधा 50 या 40% हिस्सा इनका। इससे बेनिफिट कितना होगा? जो 2002 वालियों का मुझे अलहदा तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल इसकी फिगर हमने दी थी पहले कि कितने 100 अरब का अगले 10 साल में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ईयर में आप कितना ग्रोथ देख रहे हैं बिजली के कंजम्पशन में? क्योंकि जो ग्रोथ आप आ रही है आपकी एक्सपोर्ट में भी, GDP में भी, रेवेन्यू में भी, बाकी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, तो ये तो आपको ग्रोथ, फिर आपको सिस्टम ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। सिस्टम तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही 26,000 मेगावाट ऐड हो रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। 3,000 मेगावाट तो मेरे ख्याल अगले 7-8 महीने में ही ऐड हो रहा है। जो ग्रोथ है ना, देखें इस साल तो ज़रा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे कि 2 चीज़ें थी। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 4% पे, प्लस हमारा इंडस्ट्रियल एनर्जी टैरिफ भी आया। ठीक है। तो अब वो वन ऑफ था,
तो अगले साल अब जो ग्रोथ है वो कोरिलेट करेगी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, और उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। कोई कहता है कि 1% GDP ग्रोथ आए तो 1% ही बिजली की खपत बढ़ती है, कोई कहता है कि 1.2% बढ़ती है। डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ हैं, लेकिन कोशिश तो हम ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खपत होए। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम जो तवानाई से मुताल्लिक दीगर इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। ना एक इशू आ रहा है कि ताबिश गौर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि नैब की वजह से कई जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो गैस के हैं, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे LNG के हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रहा है और ब्यूरोक्रेसी काम करने से हिचकिचा रही है। 2 रोज़ पहले सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने स्टैंडिंग कमेटी में वाज़े तौर पे कहा वो 200 MMCGF का एक प्रोजेक्ट है, उसने कहा नैब की वजह से हम नहीं कर सकते, हमारे लोग तैयार ही नहीं हैं। तो यही तो अपोजिशन कहती रही है, जो आज आपके वज़ीर भी कह रहे हैं, आपके सेक्रेटरी भी कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब किस तरह निपटेंगे? देखें, हर चीज़ के अंदर बेहतरी की गुंजाइश तो होती है, और बहुत जगहों पे ये कहा जाता है कि नैब की वजह से काम नहीं हो रहा, और हो सकता है किसी जगह दुरुस्त भी हो। लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क को, मैं आपसे पूछता हूँ कि नैब ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि करप्शन ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया? नैब नहीं, मेरा आपसे सवाल है, नैब ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कि करप्शन ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया? करप्शन ने पहुँचाया। अब सुने मेरी बात, नैब वजूद में क्यों आई? नैब वजूद में इसलिए आई कि मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। नहीं, नैब वजूद में इसलिए आई कि पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनको ग्रैब करना था, जो आई थी। अच्छा, बाद में उसका चेंज हो गया, वो आपका ये आपकी रीडिंग है, लेकिन एक नहीं होता यही रहा है। एक पूरी मुआशरे के अंदर ये फील किया जाता रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है और करप्ट लोगों पे कोई हाथ नहीं डालता। अब पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि हमने नैब को आज़ाद किया, क्योंकि होता ये था शायद जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुक्मरानों की डील हो जाती थी कि भाई तुम ज़रा पुरअमन तरीके से अपोजिशन करो, मैं इन रिटर्न तुम्हारे नैब के केसेस नहीं खोलूंगा। आसिफ जरदारी के केसेस देख लेना जी, वो कितने साल चलते रहे, बाद में वो बरी हुए हैं सारे केसों में। तो अब उसके अंदर देखें ना, ये एक चीज़, अब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, मैं समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश है, 100% नैब में भी होएगी। लेकिन इस बुनियाद पे अब हम काम करना रोक तो नहीं सकते ना, काम तो चलता रहेगा। बिजनेस ऑफ द स्टेट, यही पॉइंट मैं आप कह रहा हूँ। आज आप एक डिसीजन कर रहे हैं और सिचुएशन के मुताबिक और नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, कल को वो केस बने होते हैं। आपके ख्याल में सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट हैं या पॉलिटिशियन की वजह से ये नैब बने हैं कि पॉलिटिशियन की करप्शन को कंट्रोल किया जाए? देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर ना एक अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। जुडिशरी के अपने हैं, फ़ौज के अपने हैं, ब्यूरोक्रेसी में अपने हैं, मुख्तलिफ ऑडिट्स होते हैं, सारा कुछ होते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियंस भी कानून के आगे ताबे हैं। लेकिन देखा यह गया है कि पॉलिटिशियंस पे तो हाथ नहीं डाला गया, और दूसरा ये कि मैं तो नहीं समझता कि नैब को कोई रोक रहा है कि वो पॉलिटिशियंस के अलावा किसी और के पीछे ना जाए। हमने तो कभी नहीं रोका, और मेरा ख्याल है वो जाते भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी जाते हैं, वो जजेस के पीछे भी जाते हैं। उन्होंने 1-2 केसेस फ़ौज के अंदर भी किए हैं माजी के अंदर। हाँ, तो ये सारे, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ सियासतदान, ये सारे तबके हैं और नैब, और इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और हम इसमें हम भी कमिटेड हैं कि हम इस पूरे जो नैब का प्रोसेस है इसमें इम्प्रूवमेंट लेके लाएंगे इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। सर, वो एक पेट्रोल का बहरान आया, उस पर इंक्वायरी कमेटी बनी, यकीनन आप नहीं थे उस वक्त। हुकूमत ने कहा जी, रिपोर्ट में भी आ गई, जो ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की रिकमेंडेशन भी आ गई, कार्रवाई कोई नहीं हुई, उल्टा सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ज़िम्मेदार कराया गया। उस पर जो मावन ख़ुसूसी थे उनका भी रोल बताया गया, मावन ख़ुसूसी को रिलैक्स कर दिया कि जी आप जाएँ मज़े करें। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को छुट्टी दे दी गई, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कैबिनेट से अनाउंसमेंट हुई, असद उमर ने खुद कहा कि कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ है, और अगर कानूनी तौर पे किसी पे उसकी आता है इम्प्लिकेशन आता है, वो नहीं रोका जाएगा, ठीक है ना। रिपोर्ट के अंदर जहाँ तक मेरा इल्म है, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस पॉइंट आउट हुई हैं, पॉलिसी वीकनेसेस पॉइंट आउट हुई हैं, और गुज़िश्ता रोज़ को 2 दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी का सिर्फ इजलास इस 1 पॉइंट पे हुआ है
कि जो पेट्रोलियम की रिपोर्ट आई है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करना है, और लागू करने का क्या स्टेटस है, कहाँ तक उसके लागू करने। तो हम पॉलिसी शॉर्टफॉल्स जो हैं वो तो हम पूरी तरह उसको ब्रिज कर रहे हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है वो हर माह उसके ऊपर रिपोर्ट लेती है कि अब, और ओगरा रिपोर्ट देती है, दूसरे इदारे रिपोर्ट देते हैं कि जो जो उसमें वीकनेसेस पॉइंट की गई जिसकी वजह से क्राइसिस आया वो कैसे हम अब फिल कर रहे हैं। डायरेक्टली कैटेगोरिकली सबूत के साथ अगर उस रिपोर्ट में किसी को इम्प्लीकेट नहीं किया गया और हम उसको कर दें, सर तो वो भी नाइंसाफी सारे होगी। मजे कर रहे हैं नदीम बाबर साहब भाई भी। अगर बाहर उनके खिलाफ रिपोर्ट में है कोई चीज़ तो आप बिल्कुल ज़रूर लेके आएँ सामने कि भाई ये उनके खिलाफ सबूत आया कि ये उन्होंने कनाइवेंस की है, तो हम बिल्कुल मैंने करेंगे। तो इंक्वायरी नहीं की, जो इंक्वायरी पर पब्लिक है ना, अगर उसमें कोई चीज़ है जो आप समझते हैं कि किसी शख्स पे कैटेगोरिकली इल्ज़ाम लगा है और वो कोर्ट में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो बिल्कुल आप हमारे पास लेके आए, हम खुद आपके साथ जाके प्रोसिक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर उस रिपोर्ट में वेग बात है या कोई कैटेगोरिकली चीज़ नहीं लिखी हुई और फिर भी हम किसी को प्रोसिक्यूट कर दें, तो वो तो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी है ना। वहाँ साहब एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी कई दफ़ा तारीफ़ की है, मैंने खुद भी सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन ये होता क्या है कि जब भी कोई सियासी कीमत अदा करनी हो, कोई और इशू हो, तो वो आपसे अदा की जाती है। आपको 5 मरतबा पिछले 2.25 साल में रिशफल किया गया है। आप मामले खसूसी पहले स्टेट मिनिस्टर थे रेवेन्यू के, फिर मिनिस्टर बने, फिर इकनॉमिक अफेयर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, बजट भी आपने बड़े अच्छे 2 पेश किए। तो वजह क्या है? आप सबसे छोटे हैं क्या? वजह क्या है? आप ही को देखा जाता है। नहीं, वैसे उम्र में तो मेरा ख्याल है मैं और मुराद सईद ही सबसे छोटे हैं। मुराद सईद की तरफ तो कभी किसी ने आँख तक नहीं उठाई। नहीं, वो इस उम्र की बात नहीं है। देखें, बात ये है कि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे आया था और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे पे एतमाद किया, मैं उनका मशकूर हूँ कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। और हमेशा मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त की बात है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे हमेशा वो टास्क देते हैं जो उस वक्त वो समझते हैं कि सबसे उनका जो ट्रस्टेड आदमी है, जो या सबसे मुश्किल टास्क है वो दी जाए। मसलन हमारे जो पहले 2-3 बजट थे वो मुश्किल बजट थे, तो उनको डिफेंड करने का, उनको पेश करने का टास्क मुझे दिया गया। रेवेन्यू का टास्क शुरू में आते साथ मुझे दिया गया जो बहुत मुश्किल है। फैटफ का टास्क मुझे दिया गया, और जब मुझे एनर्जी का टास्क दिया गया, पेट्रोलियम और पावर का, तो मुझे साथ ये भी कहा गया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है तो वो एनर्जी का टास्क है, फाइनेंस से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। जी। और इसलिए मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो सबसे मुश्किल टास्क हो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिसकी समझ लें कि जिस पे एतबार हो या जिसकी वो पीएम साहब की नज़र में एहलियत आपने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल एक्सेप्ट किया, तो जो एहलियत हो उसको दिया जाए। तो मेरे लिए तो ये एक चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और मेरे लिए फ़ख्र की बात भी है कि सबसे मुश्किल टास्क अगर मुझे दिया जाता है तो शायद वज़ीर आज़म साहब जो है वो मेरी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस रखते हैं। शुक्रिया हमाद अज़हर साहब। नाजरीन, ये हमाद अज़हर साहब थे और इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है और यकीन दिलाया है कि आइंदा 48 घंटे के अंदर बिजली का जो बहरान है वो काफ़ी हद तक हल कर लिया जाएगा।